बच्चों अब आगे देखिए। अब रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण की बात कर लें कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे प्रेक्षित होती है, यानी कहने का मतलब हम कैसे समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण की अगर बात कर लें हम, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। बात आ गया समझ में। अगर हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण की बात करें, ठीक है, तो आप यानी कहने का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसके पीछे कई है, जैसे कि एनसीईआरटी का जो बुक है वो अवक्षेप को तो लेता है लेकिन अवस्था परिवर्तन को नहीं मान रहा है, ठीक। लेकिन आप अदर बुक को अगर देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि वो, ठीक है, वो लेता है अवस्था परिवर्तन को भी। जैसे आपको हम एक चीज बताते हैं, जैसे आपका एनसीईआरटी का जो बुक है, यानी जो बीटीबीसी का जो सरकारी बुक है, ठीक है, वो इस बात को क्या बोल रहा है आपको हम बता देते हैं। आप बुक पढ़ेंगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे वो लेता अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक आपको क्या क्या ले रहा है वो समझ लीजिए। एनसीईआरटी पहला पॉइंट बोलता है क्या कि अवस्था में परिवर्तन। तो एनसीईआरटी का कहना ये है कि अगर अवस्था में परिवर्तन हो ही रहा है तो इसे दो बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी, देखिए ध्यान से। अगर कोई अभिकारक ठोस रूप में है, ठीक है, अगर कोई अभिकारक कौन से रूप में है, ठोस रूप में है। जैसे अगर हम मोम का एग्जांपल लें, मोम, ठीक है, तो मोम जब हम जलाने जाते हैं तो मोम कौन सी अवस्था में है, मोम की अभी अवस्था है, ठीक है, मोम की अभी तो मोम अभी कौन सी अवस्था में है, तो मोम है अभी आपका, जब आप जलाए नहीं है, अभी जलाएंगे तब मोम आपका ठोस अवस्था में है। मोम कौन सी अवस्था में है, ठीक है, मोम जो है वो अभी, मोम जो है अभी ठोस अवस्था में है। क्या हो गया यहाँ। हाँ, मोम कौन सी अवस्था में, ठोस। लेकिन जैसे हम मोम को जला रहे हैं, जैसे मोम को क्या कर रहे हैं, जलाते हैं, यानी इसको जैसे हम जलाने 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 लगे, ठीक है, इसको क्या किए हम जला रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करना है, जलाना है, जलाना, ठीक है, जलाना है। जैसे हम इसको जला दिए, जैसे हम क्या किए, इसको जला दिए, तो अब क्या हो गया, जैसे ये जलने लगा तो ये ठोस दो चीज में चेंज करता है। ये ठोस जो है वो दो अवस्थाओं में चेंज हो रहा है। एक जो ठोस है ये बन जाता है गैस, हो गया। और ये जो कुछ मोम है वो बन जाता है द्रवित अवस्था में। द्रव नहीं बोलेंगे, कौन सी अवस्था में बोलेंगे, द्रवित अवस्था, यानी द्रव बोल देते हैं, चलिए, द्रवित अवस्था, यह पिघल जाता है, द्रवित।
द्रवित अवस्था, एक गैसीय अवस्था और एक कौन सी अवस्था, द्रवित अवस्था मतलब समझिए पिघल जाता है, पिघल जा रहा है, ठीक है, पिघल, ठीक है, क्या हो रहा है, पिघल जाता है, समझ में आ गया। एक ये बताता है एनसीईआरटी, दूसरा एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी बोल रहा है कि अगर मान लिया कि हम अभिकारक के रूप में, हम जो है वो अभिकारक, अभिकारक, ठीक है, अभिकारक के रूप में हम क्या लिए हैं, दोनों लिक्विड लिए हैं, अभिकारक के रूप में जो हम लिए हैं वो दोनों क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, द्रवित अवस्था में है, ठीक है, अभिकारक क्या है, द्रवित अवस्था में है, द्रवित अवस्था, द्रवित अवस्था में है, बात यह समझ में आ गया, अभिकारक कौन सी अवस्था में, द्रवित अवस्था में है, ठीक है, लेकिन जैसे ये पिघला, लेकिन जैसे ही अभिकारक अभिक्रिया किया आपस में तो हमको दो चीज मिला, एक विलयन मिला, यानी एक हमको मिला अभिक्रिया के पश्चात, ठीक है, जैसे जब अभिक्रिया हो गया, क्या हो गया, अभिक्रिया, अभिक्रिया तो उसका हमको दो चीज मिला, एक मिला ठोस, एक क्या मिला, ठोस जिसको हम लोग अवक्षेप बोलते हैं, ठीक है, एक हमको मिला ठोस और एक हमको मिला विलयन, यानी क्या मिल गया हमको, विलयन, एक ठोस मिला और एक क्या मिला, विलयन। तो ये तो एनसीईआरटी अवस्था परिवर्तन में इन दोनों को शामिल कर देता है, ठीक, लेकिन और आप दूसरे एक्स्ट्रा बुक को पढ़ेंगे तो वो एक दो चीज लिखता है, एक लिखता है अवस्था परिवर्तन, ठीक है, एक क्या लिखता है, अवस्था परिवर्तन, और सेकेंड पॉइंट बनाता है अवक्षेप का बनना, ठीक है, आप दूसरे और भी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें एक अवस्था परिवर्तन और सेकेंड पॉइंट बना देता है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, एनसीईआरटी है इससे बस यही अंतर है, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देख लें इस पर, ठीक, अब एग्जाम्पल देख लेंगे तो बातें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो अवक्षेप का बनना, ठीक है, इस पर दो तीन एग्जाम्पल्स हैं जो आपको हम अभी बताते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका अवक्षेप के बनना में, जैसे हम NaCl ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लिए हम, NaCl, ये एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक, और NaCl में हम AgNO3 को डाल दिए, ये भी एक्वा ही सॉल्यूशन है, ठीक, अब दोनों के बीच में होगा अभिक्रिया, क्या, अब दोनों के बीच अभिक्रिया हो रहा है तो बन रहा है AgCl, क्या बन गया, AgCl प्लस NaNO3, तो ये अभी भी एक्वा ही सोल्यूशन रहा, लेकिन ये मिला हमको ठोस रूप में। तो यहाँ देखिए, यहाँ दोनों है आपका विलयन जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक, समझ में आ रहा है बात, यहाँ आपका दोनों का मतलब वो समझिए, आपका ये NaCl भी और ये AgNO3 भी ये लिक्विड फॉर्म में द्रवित अवस्था में है, ठीक, लेकिन अभिक्रिया के पश्चात आपको जो AgCl मिला वो ठोस से मिला और NaNO3 आपको लिक्विड मिला, तो आपके पास जो ये बर्तन होगा, आपके पास अगर मान लिया कि ये बर्तन है, ऐसे मान लिया, इसमें पहले हम दो चीज डाले थे, ठीक है, हम इसको मार्क कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको इस कलर से, सॉरी ग्रीन ही हो गया, येलो से, इसको हम मान लेते हैं कि ये येलो है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि ये वाला कलर है, ठीक, तो विलयन में मेरे पास क्या क्या है, AgNO3 है और येलो, येलो, हाँ येलो कलर आपका ये NaCl है, ये दोनों लिक्विड है, ठीक, लेकिन जब ये आपस में अभिक्रिया कर लिया, ये दोनों जब आपस में क्या कर लिया, अभिक्रिया कर लिया, तो हमको उसके बाद नीचे नीचे एक ठोस पदार्थ मिला जमा हुआ, जो कि आपका ये AgCl है, लेकिन दोनों लिक्विड था, लेकिन जमा हुआ ठोस पदार्थ क्या मिला हमको, AgCl, ठीक,
और लिक्विड फॉर्म में हमको मिला NaNO3। लिक्विड फॉर्म में हमको क्या मिला, NaNO3। तो ये नीचे बर्तन में बैठ गया, तो इस क्रिया को बोलते हैं कि अवक्षेप के रूप में मिला। किसके रूप में मिला हमको, अवक्षेप, क्योंकि वो जल से अवक्षेपित हो रहा है, हम छान के उसको अलग कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो इसको अगर आप एनसीईआरटी के अनुसार देखेंगे तो ये नंबर 1 का भी एग्जाम्पल है। अगर आप अवक्षेप का बनना अलग से दर्शाते हैं तो ये आपका एग्जाम्पल होगा नंबर 2 का। ये एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल किसका है, नंबर 2 का। बात समझ में आ गया। और नंबर 1 के लिए एग्जाम्पल आप देंगे सिर्फ मोमबत्ती वाला। ठीक है, कि मोमबत्ती को जब जलाते हैं, ठीक, तो मोमबत्ती पिघलकर द्रवित अवस्था में बदलता है और कुछ भाग उसका गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, तो ऐसा 2 एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया अवक्षेप का बनना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो एनसीईआरटी के अनुसार एक तो हो गया अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन में एनसीईआरटी दोनों को शामिल करता है, आप चाहें तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है रंग परिवर्तन। ठीक है, अगला कौन सा है आपका, रंग परिवर्तन। रंग में परिवर्तन ये एनसीईआरटी बोलता है, तब इसको आप 2 पॉइंट मानिए चाहे 3rd पॉइंट मानिए, आप पर डिपेंड करेगा। अभी तो हम 3rd लिख देते हैं। रंग में परिवर्तन। रंग परिवर्तन क्या है कि जैसे जब आप दो पदार्थ को आपस में मिला रहे हैं, मिलाते समय जिस कलर का वो है, जब दो पदार्थ को आपस में आप मिला रहे हैं और मिलाते समय वो जिस कलर का है, ठीक है, लेकिन जैसे हम दोनों को मिला दिए और मिलाने का कुछ देर के बाद हम क्या देखते हैं कि रंग बदल रहा है। तो जैसे रंग बदल रहा है तो आप समझ जाइए कि रासायनिक अभिक्रिया हो गया। जैसे विलयन का रंग बदल गया, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक, पदार्थों के रंग में क्या होते रहते हैं, परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल पर अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट को ले लें, ठीक है, क्या ले लें, पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका फॉर्मूला होता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसको ऊपर कर देते हैं, KMnO4, ये हो गया आपका, इसका नाम लिख देते हैं। देखिए थोड़ा सा हिंदी गलती लिखा है तो मैनेज कर लीजिएगा। पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है वो बैगनी कलर का होता है। ठीक है, वो कौन से कलर का होता है, बैगनी कलर का। ठीक, तो जो पोटेशियम पर मैग्नेट है उसका रंग कैसा है, बैगनी, बैगनी, बैगनी रंग। पोटेशियम परमैंगनेट किस कलर का है, बैगनी रंग का। इसमें हम क्या किए कि इसमें हम डाल दिए सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है C6H8O7, सिट्रिक अम्ल डाल दिए, जिसका फॉर्मूला है आपका, ठीक है, C6H8O7, कौन सा, हम सिट्रिक अम्ल। ठीक है, इसका ही नाम लिख देते हैं सिट्रिक अम्ल। इसे आप याद करते जाइएगा, सिट्रिक अम्ल डाल दिए। जब इन दोनों को आपस में मिला दिए तो एक अभिक्रिया होगा। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बन जाएगा HMnO4। ठीक है, क्या बनेगा, HMnO4, या लिखते हैं, कलर बदल लेते हैं, HMnO4, ठीक, प्लस, ठीक है, और प्लस में आपका बनेगा C6H5K3O7, हो गया, C6H5K3O7। आपको इसको करना होगा वैलेंस। तो वैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ K3 है, यहाँ K1 है। ठीक है, अगर हम यहाँ K3 कर दें तो ये बैलेंस हो सकता है, तो हम क्या किए कि यहाँ पर 3 लगा देते हैं, ये आपका लगा दिए हम 3, हो गया।
जैसे यहाँ 3 लगा रहे थे, 3Mn हो गया, O4 हो गया, तो Mn एक है, O4 भी एक है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, 3 यहाँ भी लगाना होगा, तो 3 यहाँ भी लगा दिए। 3 यहाँ लगाने के बाद क्या परिवर्तन आ गया, हाइड्रोजन आपका हो गया 5 इधर और 3, 8 8 हाइड्रोजन, हाँ बैलेंस्ड हो गया, ठीक। तब देखिए ध्यान से, के MnO4 बैंगनी रंग का है, लेकिन अभिक्रिया के पश्चात बनता है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन पर मैग्नेट, हाइड्रोजन पर मैग्नेट इसका नाम लिखने का प्रयास करते हैं जगह बनाकर इसी में, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर मैग्नेट, ठीक। समझ गया, हाइड्रोजन पर मैग्नेट, और इसका नाम आपका हो गया पोटेशियम एसीटेट, ठीक है। पोटेशियम सिट्रेट, इसका नाम क्या हो गया आपका, पोटेशियम, पोटेशियम सिट्रेट, ठीक है। पोटेशियम सिट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पोटेशियम सिट्रेट हो गया। क्या हुआ कि ये बैंगनी रंग का था, लेकिन जैसे अम्ल से अभिक्रिया करा दिए तो बन गया पोटेशियम सिट्रेट, हाइड्रोजन पर मैग्नेट। इसके बनने के कारण विलयन का बैंगनी रंग धीरे धीरे क्या होने लगता है, गायब होने लगेगा। जैसे आप इन दोनों को आपस में मिला देंगे, ठीक है। जैसे आप इसको, ठीक है, इसके साथ मिला रहे हैं, जैसे जैसे ये सब आपस में अभिक्रिया करते जा रहा है ये दोनों, ठीक। तो विलयन का जो बैंगनी रंग है, जो KMnO4 के कारण जो बैंगनी रंग है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक। विलयन का रंग धीरे धीरे क्या होने लगता है, गायब होने लगता है। जो एग्जाम्पल हो गया आपका रंग में परिवर्तन। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और है, वो एग्जाम्पल क्या है कि अगर हम K2Cr2O7 ले लें, एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, K2Cr2O7, ठीक। इसकी अभिक्रिया H2SO4 से करा दें, H2SO4, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में, SO2 के प्रेजेंस में, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक। पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया, नाम लिख देते हैं, नाम लिखने से आपको याद रहेगा। इसका नाम हो गया आपका पोटेशियम, ठीक है, डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट, आप जो लिखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट, आइए आपका हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। हाँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया किससे करा दिए, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फर डाइऑक्साइड। तो अभिक्रिया के पश्चात, ठीक है, तो जब अभिक्रिया हो जाएगा तो आपको बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका, जगह नहीं है, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। तो आपका बन गया क्या, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, K2SO4 क्या बन गया, K2SO4 क्रोमियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्रोमियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से याद कीजिएगा ये सब, Cr2SO4 का होल ट्राइस, ठीक है, क्रोमियम सल्फेट, और साथ में आपका बन जाएगा जल, साथ में क्या बन गया आपका, जल,
ठीक है, सबका नाम लिख दें। और इसका नाम पोटेशियम, पोटेशियम चल नहीं रहा इधर, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है, सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, आइए तो आप जानते ही हैं जल। क्या ये क्या बन गया आपका जल, ठीक है। हुआ क्या, अब उस बात को आप समझिए, ठीक। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो अम्लीय विलयन, ठीक है, अम्लीय विलयन होता है जिसका रंग नारंगी है, ठीक है। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसको, जो पोटेशियम जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसका रंग कैसा है, नारंगी, ठीक है। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसका रंग कैसा है, नारंगी, ना हो गया, नारंगी रंग का है, ठीक है। तो क्या किए, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग क्या होता है, नारंगी। यदि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड डाल दें, अब ध्यान सुनिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन, इसका मतलब ये होता है कि हम दो बात कर रहे हैं, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, और इसके साथ जो ये अम्ल मिला हुआ है, इन दोनों को हम एक साथ बोल रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन। ये अम्ल है H2SO4, ठीक, और K2Cr2O7 के साथ मिला हुआ है, इसलिए हम बोले पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन। इसमें अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को डाल दें, किसको डाल दें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को डाल दें, ठीक है, तो आपका बन जाता है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, और बन जाता है क्रोमियम सल्फेट। जो क्रोमियम सल्फेट होता है वो आपका हरा रंग का है, क्रोमियम सल्फेट किस कलर का है, ठीक है, हरा कलर, ठीक है, हरा, ये हरा लिख देते हैं, हरा रंग, कौन से कलर का है ये, हरा रंग का, ठीक है, हरे रंग का है। समझ में आ गया यहाँ तक बात। तो जिससे विलयन का रंग क्या हो रहा है, चेंज। था अब आप ये देख के बता सकते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर प्रोवाइड कर दिया जाए तो पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट और जल बनता है, ठीक। अभिक्रिया में क्या होता है कि विलयन का जो नारंगी रंग है, विलयन का जो ये नारंगी रंग है, ठीक है, ये गायब होके और विलयन का रंग कैसा हो जाता है, हरा। हरा किसके कारण, तो क्रोमियम सल्फेट बनने के कारण। तो ये आपका हो गया रंग में परिवर्तन। यहाँ तक अब आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अगला पॉइंट जो है आपका, वो है ताप में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं ताप में परिवर्तन पर, ठीक है। अब देखिए, तो पॉइंट नंबर 1 2 3 यानी 4, ये आपका हुआ पॉइंट नंबर, ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 4, ठीक। तो पॉइंट नंबर 4 आपका है पॉइंट नंबर 4 क्या आपका, ताप में परिवर्तन, ठीक है।
अगर हम ताप में परिवर्तन की बात कर ले, पॉइंट नंबर 4 फिर से लिख देते हैं, ताप में परिवर्तन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब अभिक्रिया आप कराएंगे जिस बर्तन में, तो वो बर्तन या तो गर्म हो जाएगा या तो बर्तन और ठंडा हो जाएगा। अगर बर्तन गर्म हो रहा है इसका मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, अगर बर्तन ठंडा हो रहा है तो इसका मतलब है ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। फिर से बात को समझ लीजिए, इसमें क्या होगा कि मान लिया कि ये बर्तन हम लिए, ठीक है, इस बर्तन में क्या किए हम दो विलयन को मिला लिए, मान लीजिए एक ये और मान लीजिए एक हम इसको, ठीक है, हम दोनों क्या किए मिलाएं, यहाँ दो रीजन होगा, या तो बर्तन का तापमान बढ़ेगा, दो बातें होंगी, सबसे पहला बात, ठीक है, या तो ताप बढ़ेगा, ताप या तो ताप बढ़ेगा, और एक बातें होंगी या तो ताप घटेगा। घटेगा, ठीक है, या तो ताप बढ़ेगा या तो ताप क्या होगा घटेगा। अगर ताप बढ़ेगा तो इसको बोलते हैं ऊष्मा छेपी, अगर ताप बढ़ रहा है तो इसी को बोला जाएगा ऊष्मा छेपी, यानी ये आपका है ऊष्मा ये आपका है ऊष्मा छेपी। ठीक है, अगर ताप घट रहा है तो इसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी, ताप बढ़ रहा है तो ऊष्मा छेपी और ताप घट रहा है तो ऊष्मा शोषी। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हम दोनों का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम चूना को जल में डालते हैं, एग्जाम्पल पता होगा आप लोग को, फिर भी हम ले रहे हैं एक बार फिर से। अगर हम CaO को, ठीक है, जल में डाल देते हैं, ठीक, तो बन जाता है, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, तो बन जाता है बुझा हुआ चूना, जिसको हम लोग बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में क्या निकलता है ऊष्मा। ठीक है, आप इसको संकेत में अगर लिखना चाहें तो डेल और ऐसे H लिख सकते हैं। ठीक है, तो CaO जो बुझा हुआ बिना बुझा हुआ चूना है उसको जल में डाल दिए तो बन गया COH का होल ट्वाइस, यानी ये उदाहरण किसका हुआ, ये आपका उदाहरण हो गया ऊष्मा ये आपका उदाहरण हो गया ऊष्मा छेपी का। ठीक है, अब एक उदाहरण की हम लोग बात कर लें जो ऊष्मा शोषी का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, वो कैसे, तो अगर हम NH4Cl ले लें, NH4Cl जो एक लवण है, इसको उदासीन लवण बोलते हैं। NH4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NH4Cl ध्यान रखिएगा, NH4Cl, ठीक, ठीक है ना। देखिए, अम्ल लवण का निर्माण होता है अम्ल और क्षार के मिलने से, ठीक, और क्षार में होता है धातु, ठीक है, अम्ल में होता है हाइड्रोजन। लेकिन NH4Cl में क्या कंडीशन है, जो NH4OH होता है, ठीक है,
देखिए हम लिख के दिखा देते हैं आपको, जो NH4OH है ये भी एक क्षार है, ठीक है, ये भी एक क्या है, क्षार है, लेकिन इसमें धातु नहीं है। और जब इसकी अभिक्रिया हम लोग HCl से करा देते हैं तब जाके बनता है NH4Cl, ठीक है, और प्लस H2O, तब जाके क्या बनता है NH4Cl प्लस H2O। ध्यान रखिएगा, तो ये भी एक क्षार है लेकिन इसमें एक भी धातु नहीं है, लेकिन क्षार में धातु होता है। तो NH4Cl क्या है आपका, एक लवण है, ध्यान रहेगा, NH4Cl आपका एक क्या है, लवण है, ठीक है। तो जब हम NH4Cl की अभिक्रिया, जब हम NH4Cl की अभिक्रिया NH4Cl की अभिक्रिया, ठीक है, BaOH के होल ट्वाइस से करा देते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं, बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड से करा देते हैं, किसे करा रहे हैं, बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड से। ठीक है, बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड से करा देंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है, तो आपका बन जाएगा बेरियम बेरियम क्लोराइड BaCl2 बन जाएगा। याद करके रखिएगा ये सब बात, बन जाएगा आपका बेरियम क्लोराइड, क्या बन जाएगा, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और साथ में बन जाएगा NH3, क्या बन जाएगा आपका NH3, ठीक है, और साथ में बनेगा जल, साथ में क्या बना आपका, जल। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ क्या होने वाला है, साथ में क्या बन रहा है, जल। तो आप सोच लीजिए, जब अभिक्रिया के पहले जल नहीं है, ठीक है, NH4Cl और BaOH का होल ट्वाइस है, लेकिन अभिक्रिया के पश्चात अगर जल बने तो स्वाभाविक है कि बर्तन का तापमान घटेगा, बर्तन का तापमान क्या होगा, घटेगा। तो आप यहाँ पर ऐसे माइनस करके डेल और H को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, डेल और H हो गया। तो क्या हुआ, जब बेरियम अमोनियम क्लोराइड के विलयन और बेरियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को आपस में क्या किया जाता है, मिलाया जा रहा है, तभी क्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड अमोनिया गैस और क्या बनता है, जल, जिससे बर्तन का तापमान क्या होता है, घट जाता है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, उष्मा उष्मा शोषी का। तो आप जो समझिए कि या तो उसमें लिया गया या जल बनने के कारण घट गया, ठीक है। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, उष्मा शोषी। तो इस एक अवस्था परिवर्तन को समझ में आ गया। एक है आपका गैस का बनना, जो अगला पॉइंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, गैस का बनना, तो वो भी हम पढ़ ही लेते हैं 5वां पॉइंट बना के, ठीक है। गैस का बनना, इसमें क्या होता है कि अभिक्रिया के पश्चात गैस बनता हुआ आपको दिखना चाहिए, जैसे कैसे, जैसे अगर हम जिंक का टुकड़ा ले लें, जिंक जिंक ले लें और जिंक के टुकड़े को क्या करते हैं कि H2SO4 में डाल देते हैं, ठीक है। H2SO4 आपको पता है H2SO4 क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है और जिंक आपका धातु है, ठीक। ये आपका धातु है, जिंक धातु, ये आपका है जिंक, ठीक है, ये धातु है, ठीक है। और ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक
चल नहीं रहा अच्छे से। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए तो क्या होगा कि अभिक्रिया के फलस्वरूप ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ZnSO4 बनेगा और कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस आपका ये निकलेगा यहाँ से, ये हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो ये आपको किसको दर्शा रहा है, गैस का बनना। किसका बनना है, गैस का बनना। तो इस तरीके से आपको ये तीनों अवस्थाएं समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अब हम अगले पड़ाव में चलेंगे विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को लेकर। ठीक है, कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं कैसे कैसे होती हैं।